स्टार्ट करने में। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर, वेक्टर हमारे पास क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज होती है जो हमारे पास, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, और क्या करें, हमारे पास मैग्नीट्यूड हो। तो दोनों चीजें होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको नाम दिया जाता है वेक्टर। तो ये चीजें आपने पढ़ी होगी। बट देखो कोई भी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ता है कि उसको वेक्टर अलजेब्रा को मानना पड़ता है कि अगर हमारे पास वो वेक्टर अलजेब्रा को मान रहा है तभी वो वेक्टर होगा, अगर वो नहीं मान रहा है तो वो हमारे पास वेक्टर नहीं होगा। अब देखो वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है कि जो हमारे पास एक तो नॉर्मल अलजेब्रा होती है, जैसे हमारे पास 4 and 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आती है नॉर्मल अलजेब्रा जो हम कहते हैं डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। ओके, एक होती है वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है, जिसमें हमें क्या देखना पड़ता है, डायरेक्शन देखनी पड़ती है, या उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो उसका नेट वैल्यू निकलेगी या उसका जो फाइनल वैल्यू निकलेगी, उसके लिए हमें डायरेक्शन देख के, हर चीज देख के हमें क्या बताना होता है, उसका एक वेक्टर बताना पड़ता है। जैसे अगर मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देख रहा हूँ। अब एक चीज आपने क्वांटिटी सुनी होगी, प्रेशर। पी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर। एफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स। एफ है और पी है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या लगाना है, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या, एक साइड फोर्स लग रहा है, एक इस साइड फोर्स लग रहा है। तो जब इसका दोनों रिजल्टेंट निकलेगा, अगर देखो दोनों फोर्सेस बराबर आए तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बीच में ही रहेगा, उधर हिल नहीं निकल, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाने वो जा रही है, क्योंकि देखो एक्चुअली में उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा यूज नहीं करते। फॉर सपोज अगर नॉर्मल अलजेब्रा होता तो ऐसे, अगर 5 न्यूटन अपना फर्स्ट वाला है, देन अपना सेकंड न्यूटन अपना कितना है, 5 वाला, ये वाला सेकंड अपना कितना है, 5 न्यूटन का। अगर देखिए ये दोनों हमारे पास अगर सेम हो जाते, अगर ये हमारे पास क्या होते सेम हो जाते, तो ये हमारे पास कितना, अगर फॉर 2f बन जाता, ये 5 है ये 4 है, ये कितना बन जाएगा 9, अगर नॉर्मल अलजेब्रा होती। बट ये नॉर्मल अलजेब्रा को अप्लाई नहीं करता, ये हमारे पास किसको अप्लाई करता है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी जो हमारे पास वेक्टर है उनका डायरेक्ट वगैरह देखें, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, वो कितना दूर है, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ देख के हम क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट देते हैं। दैट इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा हमारे पास। अगर देखें प्रेशर, अब देखो प्रेशर ने, अब एक चीज उसके पास डायरेक्शन होती है, फोर्स एंड प्रेशर दोनों के पास डायरेक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेशर आपका इस साइड लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो दैट इज नॉट अ डायरेक्शन। तो प्रेशर के पास डायरेक्शन तो होती है हमारे पास, बट ये हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। तो तभी ये हमारे पास जो प्रेशर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है हमारे पास, कि अगर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लग रहा है इस तरफ 5, तो इस तरफ 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 ATM का फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाती है कि तो चीजों के पास डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं होते, क्योंकि देखो वेक्टर होना कोई बड़ी बात है या छोटी बात नहीं है, क्योंकि देखो वेक्टर होने के लिए वेक्टर अलजेब्रा होना लाजमी है, उसको अप्लाई करना, उसको ओबे करना लाजमी है। अगर वो नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? तो प्रेशर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ना ही वेक्टर होगा ना ही स्केलर होगा। तो ये हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी है, इसको नाम दिया जाता है टेंसर, नाम दिया जाता है, ठीक है, शायद आपने सुना हो। तो प्रेशर आपका क्या होता है, जैसे आपका करंट आ गया, अगर मैं आपकी करंट का बात करूं, अगर आपका यहाँ से करंट आ रहा है, एक आपका करंट यहाँ से आ रहा है, दोनों हमारे पास इस एक तार के अंदर खुल गए, तो बता दो हमारे पास टोटल करंट कहाँ पे आएगा। अब देखो दोनों करंट के पास, करंट इधर जा रहा है, करंट यू जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होगा, बट डायरेक्शन भी होगी हमारे पास यहाँ पर। तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो ये वेक्टर अलजेब्रा को भी नहीं करता है। कंडीशन के वेक्टर के हिसाब से अगर दो अपोजिट जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए। अगर यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ से 5 एम्पियर, 5 एम्पियर कैंसिल होकर कितना बनेगा, 0 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो 0 होगा, बट करंट 0 होता ही नहीं है, क्योंकि देखो ये कहता है भाई तू वेक्टर अलजेब्रा है कौन, मैं तेरी बात नहीं मान रहा हूँ, मैं अपनी मनमानी करूंगा। तो मनमानी करेगा तो भाई तू कर, वेक्टर में हम तो ये नहीं कहेंगे। तो यहाँ से ये करंट आएगा, यहाँ से आएगा, तो दोनों मिलके हमारे पास क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा 5, यहाँ से आ रहा 5, तो इस तार के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास 10। सिंपल सी अलजेब्रा लगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे पास करंट होता है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वो हमारे पास क्या होती है, एक तीसरी क्वांटिटी आती है जिसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारे पास प्रेशर और करंट हमारे पास क्या होते हैं, टेंसर क्वांटिटी इसके अंदर आ जाते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है, या यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले मुझे।
ओके। प्रेशर को हम प्रेशर को हमने वेक्टर क्यों नहीं कहा, क्योंकि तो डायरेक्शन होती है, क्योंकि उसने वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं किया। जो वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स है उसको मैं उन्होंने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। ओके, वो कह रहे हैं मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा। यहां तक बातें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो बेसिक चीजें हमारे पास क्या होगी, वेक्टर हमारे पास क्या होता है वो हमें पता लग गया। देन हमारे पास यहाँ पे आते हैं अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो वेक्टर शुड बी, हमें आप देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी है, अगर वेक्टर हमारे पास होगा तो वो शुड बी, कंडीशन है कि वेक्टर अलजेब्रा उसको ओबे करनी पड़ेगी, अगर नहीं करता तो नहीं है। ठीक है, धक्के निकाल के बाहर निकाल लो उस वक्त उस चीज में, वेक्टर नहीं होगा वो हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने का तरीके कितने हैं हमारे पास। देयर आर टू वेज, हमारे पास दो तरीके होते हैं जिसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब उसको दिखाते हैं। एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड जिसमें को बना बना के दिखाते हैं, एंड देन इज सेकंड इज वन एनालिटिकल मेथड जिसमें हम कुछ ये थोड़ा मैथमेटिकली तो उसको चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सुन लेते हैं हमारे पास कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अब देखो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। अब देखो जो भी आपका वेक्टर होगा, पूरा का पूरा वेक्टर, एक पूरा वेक्टर, उसको एक एरो से दिखाया जाएगा। तो यहाँ से एक एरो बनाया जाएगा, उसका एक हेड वाला पार्ट होगा, एक नीचे वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट होगा। जो हेड होगा तो हेड हमें क्या बताता है, यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा। हेड में यहाँ पे क्या बताएगा, डायरेक्शन बता देगा। और जो जितनी टेल बड़ी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा, मतलब मैग्नीट्यूड बताएगा सीधी बात। तो एक वेक्टर के पास होती कितनी चीजें, दो चीजें होती है। देखो दोनों चीजें हमारे पास प्रेशर के पास भी थी, बट जब उसका रिजल्टेंट निकालने वाला तरीका था, जब रिजल्टेंट निकाल रहे थे उस टाइम वो क्या कर रहा था, उसको डिसओबे कर रहा था, उससे बदतमीजी करे जा रहा था। मैं नहीं मानता बस। तो यहाँ पे ये चीजें आ जाती है। ओके, तो फोर्स आपका वेक्टर बन रहा है और प्रेशर आपका टेंसर बन जाता है। तो ये जो एक मेथड आ गया जिसको कहेंगे ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको ड्राइंग की तरह बना बना के हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को शो करते हैं। देन इज अवर सेकंड इज एनालिटिकल कहेंगे या सिंबॉलिक मेथड रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक लेटर को हमारे पास विद एरो, अगर देखें हमारे पास क्या करते हैं, कोई भी लेटर लिखेंगे उसके ऊपर क्या लिखेंगे, एरो लिखा लिया, क्या लगा लेंगे, एरो लगा लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी वेक्टर की। एक और तरीका भी होता है कि उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, मोटा करके लिखेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे। अगर बोल्ड लेटर लिखेंगे फिर भी वो वेक्टर होगा। अगर हम क्या करेंगे, एफ के ऊपर हम क्या देंगे, एक वायर अपना कुछ एरो लगा लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर की निश्चित सिंबल होती है कि अगर हमारे पास कोई लेटर लिख ले उसके ऊपर एरो है तो ये हमारे पास एक वेक्टर होगा। ओके, अब देखो एक वेक्टर के पास दो चीजें होती है। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है, इसके बाद दो चीजें, एक तो अपना फोर्स होगा, एक अपना क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। या अगर मान लिया अपने पास कोई एफ, एक कोई वेक्टर है, तो एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। तो ये वाला पार्ट जो मॉड के अंदर लिखा हो, जो लाइंस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉड कहा जाता है। तो ये मॉड्स के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है इसको नाम यहाँ पे दिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। जो हमारे पास जो वेक्टर एफ है उसका जो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड एफ। मॉड का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक है, तो मॉड इसको कैसे में लिखेंगे, मॉड के अंदर लिखेंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा इसको हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ओके, ये वाला जो तरीका है ये चलो आपको फॉर्मूला है, ये आपको बाद में समझाता हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर में आपको समझ में आएगा ये चीज। क्या रिप्रेजेंटेशन क्लियर है या नहीं है, रिप्रेजेंटेशन क्लियर है यहाँ तक? यहाँ अगर कोई डाउट से पूछ ले। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो यूनिट लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूँ, यूनिट वेक्टर पहले पढ़ ले, उसी से आपका ये चीजें। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो अगर हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारे पास क्या होगा कि दो वेक्टर लेंगे, उसको अगर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एक तो मेथड होता है ग्राफिकल मेथड जिसको नाम है यहाँ पे रूल दिया जाता है हेड टू टेल रूल, कि हेड टू टेल रूल लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों को ज्वाइन करके तो उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे मान ले एक हमारे पास वेक्टर है बी, एक हमारे पास है ए। आपकी मर्जी है, पहले आप ए लिखो या बी लिखो, मैं क्या करता हूँ बी ले लेता हूँ यहाँ पर।
तो बी का जैसे हमारे पास जैसा था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करनी है यहाँ पर। अगर करोगे रिजल्टेंट खराब हो जाएगा आपका। अगर आपने क्या किया, पहले का यहाँ पे आपने एक वेक्टर जैसा था उसको ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जो हेड है वो इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे सेकंड वाले की टेल के साथ। तो ये फर्स्ट वाले का हेड इसको यहाँ पे ज्वाइन किया इस वाली टेल के साथ। तो ये हमारे पास बी को प्लस एड कर लिया हमने ए के साथ। तो ये हमारे पास दोनों एड हो गए। अब देखो ये रिजल्टेंट बनेगा कितना और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट वाले की हमने टेल लेनी और सेकंड वाले की हमने क्या लेना, हेड। तो वहां से लेकर हमने एक एरो बना लेना है। तो ये वाला अपना क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक ये अपना क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये वाला पार्ट उसको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। और ये जितनी लंबा होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, जो यूजुअली मतलब ज्यादातर हम यूज नहीं करते। क्योंकि देखो अगर यहाँ से आपको 100 वेक्टर देती है या 50 वेक्टर दे दी, अब उसको आपने करा है सम करना है, प्लस करना है। तो ये वाला मेथड आप करोगे तो हमें एरर्स ज्यादा आ सकती है, ठीक है, गलतियां बहुत सारी हो सकती है। ओके, यहाँ से क्या हो सकती है, गलतियां बहुत सारी हो सकती है। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं करते एक अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे या एक अच्छे टीचर के तौर पे या स्टूडेंट के तौर पे। तो ये वाला मेथड हम ज्यादातर यूज नहीं करते कैलकुलेशंस करने के लिए। बट ये आपको पता होना चाहिए कि हेड टू टेल रूल भी अपना एक चीज होती है। देन ओके, ये चीज सारी वही लिखी है कि आपने पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला वेक्टर लिखना है, देन उसको सेकंड के साथ टेल के साथ ज्वाइन करना और उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट की टेल को सेकंड वाले की हेड के साथ ज्वाइन कर लेना। क्या रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई, एडिशन ऑफ वेक्टर क्लियर है। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं तो थम्स अप कर लेंगे। आज सारा वेक्टर का टॉपिक है बट वेक्टर आपका एकदम पूरा होगा ए टू जेड, एक एक चीज ए टू जेड यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको दोबारा हम यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं वेक्टर। ओके, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, रेक्टेंगल कंपोनेंट, रेजोल्यूशन वेक्टर, सारे टॉपिक्स यहाँ पे होंगे। पहले का हेड, ठीक है, सेकंड की टेल के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले का जो टेल होगी और सेकंड का जो हेड होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसका रिजल्टेंट मिलेगा और जो उसका जितनी डायरेक्शन जिस तरह जा रहा है तो डायरेक्शन भी मिल जाएगी। बट ये ज्यादातर कैलकुलेशन में हम यूज नहीं करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि हेड टू टेल रूल भी आपकी एक चीज होती है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर थम्स अप कर लें। देन हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। अच्छे खासे एमसीक्यूज इसमें बनते हैं। ओके, नाइस। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको आना चाहिए। ये वाला टर्म आपको लाजमी आना चाहिए कि एक चीज होती क्या है। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम 3D सिस्टम होता है जिसमें कोई भी हमारे पास अगर ऑब्जर्वर कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है या कोई भी चीज उसको डिटरमाइन कर रहा है तो वो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी चीज को कोई भी फिनोमेना होते हुए देख रहा होता है। तो उसके जो अगर यहाँ पे देखो इस सेंटर के ऊपर अपना एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक। तो उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आगे, इसके पीछे, इसके यहाँ पे इसके पीछे या इसके आगे, तो चारों तीनों तरह की हम क्या करते हैं, डायमेंशन लेते हैं। तो दिस सिस्टम इज होल सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए अब ओरिजिन के आगे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, ऊपर वाली क्या हो जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस, और आगे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। अब देखो अगर हम ओरिजिन आगे जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, पीछे जा रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये एक्स एक्सिस, ये पीछे वाला क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे जा रहा है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर आप जो आपका आगे जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, जेड का एक्सिस, और पीछे जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का जेड एक्स। तो ये पूरे सिस्टम को हम नाम यहाँ पे क्या देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया सबको, या किसी को डाउट्स है? सॉरी, अगर यहाँ तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आपको आया है तो मुझे बता दें, अगर नहीं आ रहा फिर भी बता दें मुझे। अगर आया है थम्स अप कर लो।
देन हम यहाँ पे चलते हैं टाइप्स के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट टाइप अपना क्या आता है, फ्री वेक्टर। अब देखिए मान लिया हमारे पास ये ज्यादातर हम क्या लेंगे, एक्स और वाई लेंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन में अगर ये अपना y है, ये अपना है x है, इस बीच में हमारे पास क्या खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसका ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक ऐसा वेक्टर जो हमारे पास फ्री हो, फ्री का मतलब क्या होता है, किसी के साथ अटैक नहीं, हमारा एकदम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फ्री वेक्टर होगा। क्यों वेक्टर होगा, क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिन जहां से हमारे पास ऑब्जर्वर है उसके साथ कनेक्टेड नहीं हुआ हुआ है, तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके। देन अपना आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इट शोज पोजीशन, मतलब कोई भी अगर मैं यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी तो मैं क्या करूंगा, एक पोजीशन से अपना एक वेक्टर बना लूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ठीक है क्या करूँ, वेक्टर बना लूंगा। तो ये वेक्टर क्या करेगा, इसकी पोजीशन बताएगा, ये जो डॉट है इसकी क्या बताएगा, हमारे पास पोजीशन बता देगा। ओके, यहाँ पे इसकी क्या बताएगा, पोजीशन। जो पोजीशन बताने वाला वेक्टर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो जाता है। और ये हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है, तो आप क्या करोगे, हमेशा क्या करोगे, ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करोगे तो वो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। अगर आपसे सवाल कोई पूछ ले, चले यहां तक पोजीशन और फ्री में क्लियर है पहले। अब ये पोजीशन ये चीजें क्लियर है। अब देखो आपसे पूछ ले, फॉर सपोज विच वेक्टर, या कौन सा ऐसा वेक्टर है जो हमारे पास हमेशा पोजीशन, या हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, बता दे, सारे आंसर दे। अगर आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे बताए मैं बता दूं कि ऐसा कौन सा वेक्टर है, वेक्टर का ऐसा कौन सा टाइप है जो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, उस ओरिजिन से स्टार्ट होता ही नहीं है, फ्री वेक्टर होगा। आगे सिंपल सा, अगर आपसे पूछ ले ऐसे हमारे पास कौन सा वेक्टर है जो पोजीशन बताता हो, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो पोजीशन बताता हो, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सिंपल सा हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास आएगा तीसरा, अगर क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा हो कि ऐसा कौन सा हमारे पास वेक्टर होता है जो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला कौन सा वेक्टर है, पोजीशन होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। पर फ्री हमारे पास कौन सा होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो। तो दोस्तों ऐसे आपसे इसमें क्या पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ओके, यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है थम्स अप कर ले। देन आपको क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर्स। दो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जिस यूनिट का मतलब होता है वन, जिस चीज को हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, वो क्या होगा, वन ही होगा। जैसे हमारे पास अगर यूनिट कह रहे हैं केजी, तो केजी हमारे पास क्या होता है, यूनिट, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 1 kg या 1 मीटर हो गया, तो उसी को हमने यूनिट कहा गया। तो यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास वन होगा, उसको नाम हम यहाँ पे क्या देंगे, यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर हमारे पास हमेशा क्या होगा, वन ही होगा। तो वन हमारे पास ये चीजें काम किस चीज के लिए होती है, पहले हमारे पास इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमारे पास डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर अपना डायरेक्ट, किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन हमें बतानी होती है, या इस डायरेक्शन में है या कैसे, अगर देखिए एक यहाँ से एक ओरिजिन से एक लाइन ले लेते, एक वेक्टर ले लेते। अब ये वेक्टर है कितना मुझे नहीं पता, बट मैंने इसका क्या ले लिया, एक वन पार्ट ले लिया, एक इसका सिंगल पार्ट मैंने ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। अब ये वन हमारे पास क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मैंने क्या होगा, ये वाला पार्ट भी लिया होगा। तो यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, डायरेक्शन को शो करता है। अगर इसको हमारे पास रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर फॉर सपोज आपका फोर्स है, फोर्स को आपने रिप्रेजेंट करना, उसका यूनिट वेक्टर आपने लिखना है। तो फोर्स हमारे पास क्या है, सिंबल है एफ, तो ये कैपिटल है, इसको आप क्या करोगे, स्मॉल कर लोगे, और स्मॉल के ऊपर क्या लगा लोगे, कैप लगा लोगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, किसका, फोर्स का हो जाएगा। एफ लिखोगे छोटा वाला, जो भी लेटर लिखोगे छोटा वाला लोगे, ठीक है, और उसके आपने क्या लगाना है, कैप लगा लेंगे।
जैसे अगर मैं आर वेक्टर ले लूँ, इसके ऊपर अगर मुझे क्या करना है, अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आर के छोटा आर लिखूंगा, उसके ऊपर क्या लगा लूंगा, कैप। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। क्या बेसिक चीज है, क्लियर है यूनिट वेक्टर की। देन हम यहाँ पे इसके फार्मूले के ऊपर चलते हैं। चलिए एक चीज मुझे बता दें, अगर हमारे पास एक वेक्टर है एक्स, अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर हमारे पास एक वेक्टर है एक्स है और उसका मुझे क्या लिखना है, कैपिटल एक्स है, ठीक, एक्स, और उसका मुझे क्या लिखना है, एक यूनिट वेक्टर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लिख के बता दो। एक्स का एक्स कैप हो जाएगा हमारे पास, इजी है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी, नाइस, ओके। एक्स आपका छोटा आएगा, ओके, ये गलती नहीं करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास अगर इसका फार्मूला, अब देखो फार्मूला हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नहीं दे रहे। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, इसका 1 ही होता है, बट ये चीजें आपको आगे फार्मूले में अंदर काम आएगी। एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट रुक जाए, कॉल आ रही है, ओके। यहाँ पे आगे हम स्टार्ट कर लेंगे। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ये फार्मूला तो होगा नहीं। अब देखो अगर उसको रिप्रेजेंट करना, अगर मैं किसी भी एक वेक्टर का क्या लेना है, अपने यूनिट वेक्टर लेना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ए का, जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, पूरे के पूरे वेक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ओके। अब ये जो फॉर्म यूज होती है वो आपकी वेक्टर फॉर्म निकालनी होती है। अगर इसको एक यूनिट वेक्टर का उसकी डायरेक्शन निकालनी तो वहां पे यूज होता है, ओके। तो ये अपना क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे ये यूज किस वजह से होता है, डिटरमाइन डायरेक्शन। क्या यूनिट वेक्टर क्लियर है, यूनिट वेक्टर क्लियर है, यूनिट वेक्टर क्लियर है। अगर इसमें क्वेश्चन आपका आ गया, यूनिट वेक्टर करता क्या है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। सेकंड वन इज, अगर आपका फॉर सपोज कोई आपने एक वेक्टर दे दिया, बता दो उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, वो भी कर लोगे। फॉर सपोज बी लिखता हूँ, तो बी का आपने यूनिट वेक्टर लिखना, तो बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी का वेक्टर आ जाएगा, ओके। तो इसमें से आप ये चीजें यूज कर सकते हो, बट आपका ये हेल्पफुल होगा। अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, फार्मूला जो मैंने लिखा था फोर्स वाला, अब आपको अच्छी तरह समझ आएगा ये वाला। अब देखिए यहाँ से मैंने कोई भी वेक्टर लोगे, उसका एक पार्ट होता है जो मैग्नीट्यूड शो करता है, क्या करता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड को शो करता है। एक हमारे पास उसका क्या होता है, वेक्टर को शो करता है हमारे पास। तो ये वेक्टर वाला पार्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या शो करेगा, यहाँ पर डायरेक्शन शो करेगा, ओके। देन अपने आ गया है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, ये सिंगल वेक्टर के लिए नहीं होते, दो वेक्टर अगर हमारे पास होने चाहिए तभी हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल है या कुछ और चीज है। अब देखो पैरेलल वेक्टर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हो जिसकी डायरेक्शन सेम हो। कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम होना, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो उससे लेना देना नहीं। तो जिसका अगर हम यहाँ पे कहेंगे एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा भी क्या है, इधर जा रहा है, दोनों के बीच सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल को हम क्या करते हैं, इस दो लाइंस के साथ भी शो कर सकते हैं। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है। तो ये अपना इंपोर्टेंट आ गया। देन अगर हम आपसे पूछ ले तो पैरेलल वेक्टर के बीच में हमारे पास एंगल कितना होगा, तो कितना होगा, 0 डिग्री, ओके। क्या पैरेलल क्लियर है। अब देखो ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अब देखो अगर इस बात ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे आपके आगे चीजें आएगी, अगर आप नहीं पढ़ोगे ये, इसमें आपके हो सकता है क्वेश्चन बने ना भी बने, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बने, बट ये यूज होते हैं। जब आप देखो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, ठीक है, देन अपना मैग्नेटिक आएगा, अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, तो हर जगह ये वेक्टर यूज होता है। तो वेक्टर की एप्लीकेशन ज्यादा है। अगर वेक्टर अच्छी तरह से नहीं समझोगे, ठीक है, फॉर सपोज आपने इसके प्रोडक्ट्स नहीं पढ़े, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो वहां पे आपको थोड़ा टफ देगी, ओके। यहां तक बातें क्लियर है इस बार। तो ये यूजफुल होता है अदर चैप्टर, दूसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर नहीं आता तो दूसरे में इनडायरेक्ट लाजमी आएगा इसमें, ओके। क्योंकि आगे वाले अगर हम डायरेक्ट अगर देखें इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दे, एबीसी हम नहीं पढ़े, तो वो दिक्कत देगी ना, हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो ये मान ले फिजिक्स की जो एबीसी है वो ये वाली है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे पूरी फिजिक्स तबाह है बस।
देन हमारे पास आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है अपोजिट, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अब वो मैग्नीट्यूड सेम हो, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, उससे कुछ लेना देना है नहीं। कंडीशन क्या है, दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। अब देखो जब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आएगी तो उसमें एंगल अपना कितना बनेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री बनता है, एक ऑब्जेक्ट यू जा रहा है, एक आपका ऑब्जेक्ट यू जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी ये वाली, ये 180 बन जाएगी। ओके, देन अपना आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको यहाँ पे नाम कहते हैं नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरा वेक्टर मान लीजिए हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल ही है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम है भी क्या, इक्वल, तो बोथ आर नॉन एज इक्वल वेक्टर आ जाएगा। क्या यहां तक इक्वल तक क्लियर? अगर इक्वल तक कोई डाउट से तो पूछ ले, इक्वल तक क्लियर है बातें, नल हो गया, इक्वल हो गया, पैरेलल, एंटी पैरेलल, सबका क्लियर है। देन हमारे पास आता है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, जैसे अगर मान ले ये अपना P है, ये है A, दोनों के बीच में उससे एंगल बनता है 90 डिग्री। जब भी एंगल 90 आएगा तो उसको नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को शो कैसे किया जाता है, एक ऐसे लाइन लगाकर इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की सिंबल ये हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर, और एंगल इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर सबको क्लियर हो गए? ओके, देन हमारे पास आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे पास कैसे होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्प्लिट करना, टूटना, तोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इज नोन एज, अगर वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर में मिला हुआ है, उसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उसके दो पार्ट्स बना रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हम कोई भी एक वेक्टर हमारे पास बनाते हैं तो उनके हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं, और उन दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बीच का जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे नाम क्या दिया जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया ए। अब देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक है लिया, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिए, तो जिससे हमें ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, हमारे पास एक एंगल बना रहा है जिसको नाम दिया जाता है थीटा। अब देखो एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, जिसके साथ हमारे पास थीटा होगी वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, या एक्स का वो जो कंपोनेंट होगा वो किस कहाँ पे गिरेगा, एक्स के ऊपर गिरेगा। ठीक है, उसको नाम दिया जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर था, दो पार्ट्स इसके कर लिए, एक, अब तो ये वेक्टर क्या जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अगर ये आगे कितना जा रहा है, इतना आगे जा रहा है, और ये ऊपर कितना जा रहा है, इतना आगे आगे ऊपर जा रहा है, तो दोनों स्प्लिट हो गए। अगर देखो यहाँ से एंगल लो गई है, ये एंगल कितनी बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, तो ये और ये कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ से अगर जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, एक्स, ये एक्स वाला कंपोनेंट होता है, और जिसका नहीं होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कंडीशन ले, दूसरी कंडीशन लेते हैं ये वाली, तो ये जो एंगल है अब इसके साथ बन रही है, तो जिसके साथ एंगल होगी तो वो वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स वाला होगा, और जिसका नहीं बन रही वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई वाला। क्या यहाँ तक बेसिक चीजें क्लियर है? अगर नहीं है तो बता दो मुझे। नाइस, बातें क्लियर हो रही है अभी। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो जब भी आप इसको क्या करोगे, रेजोल्यूशन आपने कर ली,
अब देखो, अगर मान ली यही लाइन आपके ऊपर भी होती और यही लाइन आपकी इधर होती, तो ये आपको क्या बन रहा है, एक बॉक्स बन रहा दिख रहा है जिसको नाम देते हैं रेक्टेंगल। अगर यही आपका वेक्टर आपका बन रहा हो, एक आपके ऊपर लाइन इसकी अगर मिरर इमेज बना ले, इसकी भी साइड में मिरर इमेज बना ले, तो एक आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके साथ एंगल बनेगी, जिसके साथ एंगल दी हुई है, वो वाला कंपोनेंट आपका एक्स वाला होगा, और जिसके साथ नहीं दी हुई वो वाला कौन सा होगा, वाई वाला कंपोनेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, देखो प्रोजेक्टाइल के अंदर हम ये चीजें कर रहे थे, जब हम प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर रहे थे, उसकी रेजोल्यूशन कर रहे थे, तो वहां पे एंगल देख रहे थे कि कौन सी है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में आपकी हॉरिजॉन्टल है, इसमें आपकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। ओके, अगर आपका ए एक्स है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। एक्स वाले को क्या कहेंगे, कॉस थीटा, वाई वाले को क्या कहेंगे, साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, ए साइन थीटा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। और अगर हमें एक दोनों कंपोनेंट दिए हुए, कंडीशन पूछ सकता है, अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछ सकता है या वाई वाले कंपोनेंट की वैल्यू पूछ सकता है, तो ये वाला फार्मूला लगा लोगे कि ए कॉस थीटा कब आएगा, जब एक्स वाली, और वाई जब वाई आएगा तो साइन थीटा लगा लेंगे। अगर आपको दोनों कंपोनेंट दिए हो और वेक्टर आपको ना दिया हो, उस केस में आप कैसे कर लोगे कि आप जो भी वेक्टर है उसका आपने निकालना है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है पहले उसका क्या करोगे, स्क्वायर, देन उसका प्लस, उसके ऊपर क्या लगा लोगे, रूट। तो ये हमारे पास उस वेक्टर का पूरा डेटा निकालने के लिए हम क्या कर ले, ये फार्मूला पुट करते हैं। ओके, अब देखो जो स्लोप होती है, जो हमारे पास स्लोप होती है, वो हमारे पास क्या बताती है, स्लोप का मतलब होता है एक्स और वाई का रेशियो। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो हमारे पास क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के ऊपर अपना जो एक्स होगा वो कितना आगे जा रहा है और कितना ऊपर जा रहा है, तो दैट उस दोनों का रेशियो को हम क्या कहेंगे, स्लोप का नाम दिया जाता है। और स्लोप हमें यहाँ पे क्या दिखाती है, डायरेक्शन दिखाती है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कौन शो करता है, स्लोप शो करती है। और फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, ए एक्स, जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा उसको डिवाइड करेंगे वाई एक्स है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स डिवाइड बाय वाई। तो अगर डायरेक्शन हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर आप किसी भी वेक्टर का अपनी डायरेक्शन निकालनी है तो। ओके, क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको क्लियर है, कौन सा वाला, एक रुक रुक के एक, यस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, सॉरी, एक मिनट, आपको मैं फार्मूला यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपना क्या आ जाएगा, वाई डिवाइड बाय एक्स, मतलब जो वाई की वैल्यू होगी वो एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिलेगा। और यही अपने पास क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ, या इसी को नाम में क्या कहते हैं, स्लोप। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां तक क्लियर है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर है, समझना ठीक है। ओके, देन हमारे पास इसमें आ जाता है वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो जो वेक्टर अलजेब्रा अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो रिजल्ट निकालने वाले, ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार केसेस आपके बन सकते हैं, वो चारों केसेस में आपको बता रहा हूँ। यहाँ कोई भी वेक्टर होगा यही चीज अप्लाई होगी। पहले आपको दो वाले बता देता हूँ, ऊपर वाले। अब ऊपर वाले में क्या है, अगर हमारे पास कोई दो ऐसे वेक्टर है जो पैरेलल वेक्टर है, टू पैरेलल वेक्टर, मतलब दो ऐसे वेक्टर जो हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पैरेलल वेक्टर आपके आएंगे तो उस केस में हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, सीधा प्लस कर लेंगे। सीधा क्या करेंगे, बगैर सोचे उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो गया, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो वाले वेक्टर हो जाएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। ओके,
कि दोनों को सीधा प्लस कर लिया, कोई भी सोचना नहीं है। देन अगर हमारे पास दोनों वेक्टर अगर अपोजिट एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला होगा उसमें से जो बड़े वाला होगा उसको माइनस कर देंगे छोटे वाले से, सही है। तो ऐसे हमारे पास क्या निकलेगा, इसका रिजल्टेंट निकल आएगा। जब हमारे पास क्या बनेगा, एंटी पैरेलल में क्या करते हैं, माइनस करेंगे, पैरेलल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों वेक्टर को, ठीक है। और अगर हमारे पास तीसरा केस आ गया, तीसरा क्या केस हो सकता है, दोनों वेक्टर अगर हमारे पास परपेंडिकुलर आ गए, तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर का स्क्वायर लेंगे, फिर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर लेंगे, दोनों प्लस करेंगे एंड देन रूट लगा लेंगे। तो ये वाला फार्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे, हमारे पास दो ऐसे वेक्टर है हमारे पास जो 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे नाम दिया जाएगा। ये चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ओके। रिजल्टेंट निकालने में आपको सिखा रहा हूँ ये चीजें। अगर आपका कोई ऐसा वेक्टर है जो एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, जो दो ऐसे वेक्टर है जो हमारे पास किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, हमें पता नहीं है वो एंगल है कितनी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो आर निकलेगा वो आर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस 2 इंटू कॉस थीटा निकलेगा। थीटा हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये चार केसेस बनेंगे, जहां भी आप वेक्टर पढ़ोगे तो ये चार केसेस ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। या तो आपके दोनों पैरेलल हो सकते हैं, या तो एंटी पैरेलल, या तो हो सकते हैं परपेंडिकुलर। अगर नहीं होंगे तो किसी ना किसी एक एंगल के ऊपर वो लाई करेंगे, ओके। क्या ये चारों केसेस आपको क्लियर हो गए। अब रिजल्टेंट जब निकालूंगा ना, जब आप निकाले सीखेंगे, जब आपके वेक्टर्स पढ़ेंगे बहुत सारे, ठीक है, तो वहां पे ये बड़े काम आएंगे आपको, ओके। अगर यहां तक बात क्लियर है, थम्स अप कर ले। देन अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या होता है, जो भी हमारे पास एंगल दिया हो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है, जो ये नीचे वाला जो वेक्टर आपको दिखाया गया ये वाला, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। अब वो अपोजिट में आपको देखना पड़ेगा वेक्टर, तो जो बड़ा वाला वेक्टर होगा उसको क्या करेंगे, छोटे से माइनस करेंगे, ओके। जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे भले आप a माइनस बी करो या b माइनस ए करो। और कोई नबिया क्लियर है यहां तक, समरा। देन हमारे पास एक लास्ट, आई थिंक लास्ट है शायद, बचता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर दी जाए, उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा या उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं या प्रोडक्ट होता है, दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। अब देखो, जब भी हम क्या करेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका रिजल्टेंट एक स्केलर आ रहा है, इसके क्या आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको नाम किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो, फोर्स क्या होती है, वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाएगा, ओके। अगर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट से करते हैं, तो इसीलिए नाम इसका क्या पड़ गया, डॉट प्रोडक्ट पड़ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका पावर वाला पढ़ लेते हैं। पावर वाला हमारे पास क्या होगा कि पावर हमारे पास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये बनता है वैसे फोर्स को वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से, तो फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या बन रहा है, स्केलर बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए है, एक बी है, रिजल्टेंट उसका सी आ रहा है। तो जो सी वेक्टर है, सी के ऊपर मैं एरो लगा सकता हूँ। क्या मैं सी के ऊपर एरो लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सी के ऊपर एरो लगाऊंगा, सारे बताएं हाँ या ना। क्या मैं सी के ऊपर एरो लगाऊंगा, बता दे जल्दी। क्यों नहीं लगाऊंगा, वाई, सी के ऊपर मेरा एरो क्यों नहीं लगा रहा हूं, रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है उस चीज का। ए और बी पे लगा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, सी के ऊपर आपका नहीं लगता, लग सकता है, यहाँ नहीं लगा, नहीं लगेगा सी के ऊपर, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि देखो सी आपका रिजल्टेंट जो बन रहा है वो स्केलर है,
जो स्केलर है तो स्केलर के ऊपर हम कौन सा यहाँ पे लगाते हैं, रिजल्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिजल्टेंट आप कहोगे, अब अगर आपका वेक्टर प्रोडक्ट में आ गया रिजल्टेंट आप कहोगे, क्योंकि वो सी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। सी स्केलर क्वांटिटी के हम कोई डायरेक्शन वगैरह शो करने के लिए एरो लगाते ही नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर है कि सी के ऊपर हम एरो क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, देन हम यहाँ पे क्या चलते हैं, अगर देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, ए है, सी है, ये कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो ए और बी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है। अब जब हम क्या करेंगे, इस डॉट को रिमूव करेंगे, ये छोटा वाला डॉट आप जब रिमूव करोगे तो यहाँ जैसे डॉट रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो तभी देखो हमने यहाँ पे ज्यादातर कॉस थीटा, साइन थीटा ये यहाँ से आ रहे थे, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, ए और बी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है। तो ए बी कॉस थीटा, जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ए बी कॉस थीटा। और थीटा हमारे पास क्या होगी, एंगल बिटवीन ए और बी। क्या स्केलर प्रोडक्ट क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है। देन हम यहाँ पे क्या चलेंगे, डॉट लास्ट में बचता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो दो वेक्टर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है, एक नया वेक्टर आ रहा है, एक नया वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है। और इसको रिप्रेजेंट हमारे पास किससे किया जाता है, क्रॉस से किया जाता है, तभी इसको नाम दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ रहा है, एक वेक्टर ही आएगा। ओके, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आपका फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ का है, मूवमेंट आर्म का है, दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, एक नया वेक्टर आ रहा है जिसको नाम दिया जाता है टॉर्क। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी क्या आ रहा है, टॉर्क। हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है तो उसको नाम दिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस इसको क्यों कहा गया, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास क्या आएगा, समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ए है बी है, मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टी प्रोडक्ट निकाल ले, उसका रिजल्ट है हमारे पास क्या बनेगा, एक सी बनेगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या आ जाएगा अपना, कि सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। क्या मैंने सी के ऊपर एरो लगाऊंगा, मैंने सी के ऊपर एरो क्यों लगाया है, मैंने सी के ऊपर एरो क्यों लगाया है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके ऊपर एरो क्यों लगाया मैंने, बता दे अभी। क्योंकि वेक्टर है, नाइस, अब समझ गया, क्योंकि देखो वेक्टर होता है हमारे पास, उस केस में हमारे पास एक स्केलर बन रहा था। तो यहां से हमारे पास अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी। अब देखो मॉड के अंदर क्यों लिखा है, ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास। देखो जो हमारे पास वेक्टर इसका अपना स्केलर प्रोडक्ट था वो सिंपल सा प्रोडक्ट था, इसमें हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन शो करनी नहीं थी, सिर्फ हमें क्या करना था, एक वेक्टर बता दिया, मैग्नीट्यूड है कितना वो बता दिया बस, देन सफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, तो पहले फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी हो रहा है, जब क्रॉस रिमूव होगा तो साइन आएगा, तो साइन को क्या करेंगे, मॉड के अंदर बंद करेंगे। मॉड बंद करने का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया मैग्नीट्यूड, और जो है सी का जो वेक्टर लिखा हुआ है इसको नाम देंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसको नाम क्या देंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो ये डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो हमारे पास पूरा वेक्टर क्या बन गया, सी बन गया। क्या यहां तक बात क्लियर है, ओके नाइस। लास्ट पॉइंट है, देन हम यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास सी होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जो हमारे पास अगर फॉर सपोज अगर मान लीजिए जो अपना ए है वो वाई के ऊपर जा रहा है, बी अपना कहाँ जा रहा है, एक्स के ऊपर जा रहा है, तो ये प्लेन अपना कहाँ आ गया, ए और बी का प्लेन आ गया। अब इसका जो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, जो वाई जो जेड वाली लाइन जा रही है ना, ये इसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो तीसरा वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी
लाइन से। अगर देखिए यहाँ पे अपना ये वाला वेक्टर आ गया, ये हमारे पास ए है, यहाँ पे आ गया बी, तो ये बन जाएगा एक्स और जेड के बीच में, तो लास्ट कंपोनेंट कौन सा बचेगा, ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर कौन सा चलेगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो जो नया वेक्टर होगा वो ए और बी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक हमारे पास सारी की सारी थ्योरीज, मैंने आपको पूरा का पूरा वेक्टर आपको समझा दिया आज, पूरा का पूरा वेक्टर। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुबह की जो क्लास होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, नया वेक्टर आ जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसका पता नहीं है। ठीक है, बट जो नया वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि तो ये तो किसी भी एंगल पे हो सकता है ना हमारे पास। आज के लिए बस इतना ही है, सारा वेक्टर आपको आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक चीजें थी जो आपको यूज होगी, इंपॉर्टेंट थी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, देन अपना एडिशन ऑफ अ वेक्टर, या उसके जो हमारे पास रिजल्टेंट निकालने वाले कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का फील्ड, एकदम सब कुछ यहाँ पे आ गया है। ओके, तो क्लास में अगर आपको कुछ और चीजें पूछनी है तो बता दें, कुछ आपको सजेशन लेनी है, या कुछ और टॉपिक्स समझ नहीं आ रहा है, या कुछ आपको अपने कुछ पर्सनल सवाल है तो कर लें। ओके, देन हम यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहे हैं, और सुबह का आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं 2 पार्ट्स के अंदर लाऊंगा, तो पहला हमारे पास 4 से 5 टॉपिक उसके अंदर होंगे, देन हम दूसरा चैप्टर, तो 2 दिन के अंदर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी तकरीबन कंप्लीट कर रहे होंगे। और देन आपका आएगा कैपेसिटर, और यहाँ पे चलते जाएंगे। आज की 9 बजे नहीं होगी, देखो 9 बजे मैं इस वजह से लेता हूँ, कभी हैदराबाद जाना हो, क्योंकि देखो वहाँ पे टाइम भी लेता नहीं, मिलता नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, क्लासेस अभी आपकी जो शेड्यूल टाइम है वहीं पे होगा। ठीक है, इसी टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइम 6 बजे होगा आपको, क्योंकि तो वो तो वहाँ पे मैं हैदराबाद में था, अभी तो मैं अपने गाँव में आ गया हूँ यहाँ पे ही, तो गाँव शहर, अपने शहर में आ गया हूँ, अभी तो मैं गाँव में हूँ। ठीक है, तो क्लास तो अपनी थ्योरी यहीं तक थी। अगर कोई